हेलो एवरीवन। सो अपन लोग पढ़ रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स, और आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एक और सिंपल टेक्निक जिसका नाम है फ्लो साइटोमेट्री। देखिए, वापस मैं वही बोलूँगा कि थ्योरेटिकली पढ़ोगे ना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक्स के साथ प्रिंसिपल के साथ काम करती है, बट उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब ये टेक्निक है वो भी मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें कंप्यूटर की मदद से सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली आप मान के चलिए कि जो मेन इसका जो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको एक एक चीज़ सारी बता दूंगा। सबसे पहले अपन टेक्निक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो साइटो का मतलब है साइटोलॉजी, यानी कि सेल बायोलॉजी। ये टेक्निक सेल बायोलॉजी की टेक्निक है, इसलिए इसका नाम है साइटो। ठीक। मेट्री का मतलब मीटर, नापना, किसी चीज को मेजर करना। मेट्री का मतलब होता है मीटर, और मीटर का मतलब यहाँ पे है कि टू मेजर, है ना। एकदम से ऐसे रियल मीनिंग के ऊपर नहीं, अपन समझने के हिसाब से बात करें तो सेल का मेजरमेंट लेना है। इस टेक्निक की मदद से हम सेल को पहचान सकते हैं। आपके पास में मिक्सचर ऑफ सेल है, जैसे कोई सेल मान लो ब्लड सेल है, कोई सेल है वो लीवर सेल है, कोई किडनी की सेल है। एक बार सिंपल ऐसे समझो, कोई डब्ल्यूबीसी है, कोई आरबीसी है, कोई न्यूट्रोफिल है, कोई टी सेल है, कोई बी सेल है। ऐसे सेल्स का मिक्सचर है। ये टेक्निक क्या कर सकती है, उन सारी की सारी सेल्स को पहचान सकती है कि कौन सी सेल कौन सी है, और साथ ही साथ उन सेल को सेपरेट कर सकती है। यानी कि लास्ट में हमें जो है वो सारी सेल्स अलग अलग मिलेगी, डब्ल्यूबीसी सारी अलग, न्यूट्रोफिल अलग, आरबीसी अलग। आज की डेट में जो एडवांस फ्लो साइटोमेट्री है वो एक साथ छह सेल्स का जो मिक्सचर होता है उन छह सेल्स को सेपरेट कर सकती है। टोटल छह सेल्स तक को सेपरेट कर सकती है। तो ये फ्लो साइटोमेट्री की एक खास बात है। ये सेल की साइज पता कर सकती है। ये ऐसे भी पता कर सकती है कि सेल अंदर से कितनी कॉम्प्लेक्स है। कितनी कॉम्प्लेक्स का मतलब, जैसे आरबीसी है, अंदर से खाली होती है। एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ऑर्गेनिल्स होंगे। कुछ सेल और भी ज्यादा इंटरनली कॉम्प्लेक्स होती है। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये हुआ कि सेल के लगभग लगभग सारे कैरेक्टर्स ये टेक्निक से पता चलती है। अब इसमें फ्लो का मतलब क्या है। फ्लो का मतलब ये है कि हमें जो सेल्स का मिक्सचर होगा या बहुत सारी सेल्स होगी, उन सारी सेल्स को एक लाइन के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट से फ्लो करना पड़ेगा। यानी मैं आपको भी सारा बना बना के सब बताऊंगा, आप एक बार सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ सेल्स वन बाय वन सेल का फ्लो होगा। तो कुल मिलाकर के फ्लो साइटोमेट्री क्या है, कैसे काम करती है, मैं आपको सारा का सारा बता देता हूं। अब देखो, अभी ना आगे वापस से आएगा कि ये क्या क्या काम करती है। जैसे सेल की साइज पता करने में मदद करेगी, सेल को डिस्टिंग्विश करने में पता करेगी, सेल जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है इस बात का पता लगता है। मतलब इसके बहुत सारे जो है वो एप्लीकेशंस है। ये सेल डिवीजन में ये पहचानने में मदद करती है कि सेल है वो कौन सी जो है वो फेज में है, वो जीवन में है,
एस फेज में है, G2M में है, मतलब ये सारी टेक्निक इससे पता चलता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप वैसे वैसे समझने की कोशिश करिएगा और सुनिएगा ध्यान से, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, ये जो टेक्निक है फ्लो साइटोमेट्री, इस टेक्निक के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स। अब मैं आपको एकदम एक बार सिंपल सिंपल तरीके से समझाता हूं। पार्ट 1, पार्ट 1 जो होता है, इस पार्ट 1 को बोलते हैं फ्लूइडिक्स। फ्लूइडिक्स, फ्लूइडिक्स का मतलब हो गया कि फ्लूड, फ्लूइडिक्स का मतलब हो गया फ्लूड। तो अब यहां पे देखो क्या होता है, एक बार एक सिंपल सेंस में समझने की कोशिश करना। ये एक नोजल है, ठीक है, ये एक नोजल है, और हम क्या करेंगे, इस नोजल के थ्रू, नोजल के अंदर बहुत सारी सेल्स डाल देंगे। जैसे ये कुछ सेल्स हैं एक टाइप की, ये कुछ सेल्स हैं दूसरी टाइप की, ये कुछ सेल्स हैं तीसरे टाइप की, है ना, इस तरीके के बहुत सारे टाइप के सेल्स डाल देंगे। ये है मिक्सचर ऑफ सेल्स, मिक्सचर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एक तो हो गया ये हमारे पास में। दूसरा, जब हम, आप ऐसे समझो कि एक छलनी है, जो ये कीप होती है, फनल होती है, ये फनल है, फनल है ये। इस फनल की खास बात ये है कि ये सारी की सारी सेल्स जो है वो लाइन बना करके एक एक करके निकलती है बाहर। ये खास बात है, ये सारी सेल्स जो है वो एक एक करके लाइन बना करके बाहर निकलती है। ऐसे नहीं है कि एक साथ बहुत सारी सेल्स आ गई, ये सारी सेल्स लाइन बना बना के बाहर निकलती है। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट जिसका नाम है फ्लूइडिक्स पार्ट। एक बार आप इतना ही याद रखो, ये आगे जब अपन पढ़ेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट अभी कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, अभी अपन एकदम बेसिक के साथ समझेंगे। तो मेरे पास एक फनल है जो घर के अंदर अपन वो तेल डालने के लिए यूज करते हैं, और मैंने उस फनल के अंदर बहुत सारी सेल्स डाली। तो जो फनल का नीचे वाला पाइप जैसा पार्ट होता है, बस उस पार्ट की खास बात यह है कि वो हर सेल को एक एक करके एक लाइन से नीचे आने देगा, ठीक। तो फ्लूइडिक्स है, उसका काम क्या हुआ, उसका काम हुआ सेल्स को एक लाइन के अंदर अरेंज करके निकालने का, ठीक। अब पार्ट नंबर 2, जो पार्ट नंबर 2 है, ये है ऑप्टिक सिस्टम। पार्ट 2 ये है ऑप्टिक सिस्टम। ऑप्टिक सिस्टम क्या है, तो देखो, ऑप्टिक सिस्टम का मतलब है कि यहां पे काम आएंगे ऑल द लेंसेज, अभी मैं बताऊंगा, प्लस मिरर्स, ऑल द लेंस, मिरर और लाइट। बताऊंगा मैं आपको डिफरेंट तरीके की लाइट, डिफरेंट तरीके के मिरर, डिफरेंट तरीके के जो लेंस हैं, सब मिला के ऑप्टिक्स बनते हैं। अब यहां पे क्या सीन है देखो, एक लेजर लाइट का इस्तेमाल करना है अपने को। किसका इस्तेमाल करना है, लेजर लाइट का। ये है मान लो लेजर लाइट, लेजर, ठीक है, वो वाली लेजर लाइट नहीं जो अपन बचपन में खेलते थे। अब इस लेजर लाइट की खास बात क्या है देखो, इस लेजर लाइट से हर सेल के ऊपर लाइट गिरेगी। जैसे मान लो मैं एक बार ये एक सेल यहां बना लेता हूं, सपोज करो ये सेल है, इससे इसको मैंने यहां पे बना लिया। इस लेजर लाइट से हर सेल के ऊपर लाइट जब गिरती है, तो ये लाइट अब 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस अपने पास में रहने वाले हैं।
पहला ऑप्शन ये है कि ये लाइट लगभग 180 डिग्री के ऊपर ये लाइट है। ये लाइट जब सेल पे गिरेगी तो इस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो लगभग 180 डिग्री के ऊपर सेल के आर पार गुजर जाएगा, सेल के आर पार गुजर जाता है। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। स्कैटर का मतलब है कि लाइट का बिखरना, और फॉरवर्ड का मतलब ये सीधा है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। अब जो फॉरवर्ड स्कैटर है वो ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा बेंड हो सकता है, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री ना आके 20 डिग्री ऊपर नीचे हो जाएगा, वो भी फॉरवर्ड का ही पार्ट है। मैं आगे बता दूंगा। आप एक बार इतना समझो, कुछ लाइट है वो इसके आर पार निकल गई, लेकिन कुछ लाइट जो होती है वो इसके साइड में निकल जाती है, यानी ये बैंड हो जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये बैंड हो गई। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लाइट बैंड हो रही है उसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स है, वो सिंगल लाइट नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे देखो ये सेल है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर अंदर की साइड में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस सेल में अंदर की साइड में ये न्यूक्लियस है, इस सेल के अंदर मान लो अंदर की साइड में ये राइबोसोम है, इस सेल के अंदर मान लीजिए कि ये कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज करो एक बार के लिए। अब इस सेल के ऊपर जो लाइट गिरेगी ना, उस लाइट की वेवलेंथ कुछ होगी। ये बात आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी होगी, मैंने अच्छे से बताया है कि लाइट जब सोर्स से निकलती है तो उसकी कुछ एनर्जी होती है और उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, लेकिन जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। यानी कि ब्लू कलर की जो लाइट है वो लाइट किसी से टकराने के बाद हो सकता है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब टकराएगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, हो सकता है वो स्पेक्ट्रम के ग्रीन पार्ट के अंदर आ जाए। यहां पर जो लैम्डा है वो कुछ और है। अब टकरा के मान लो ये सीधी निकल जाए आर पार इसके, तो इसकी लैम्डा है वो डैश, मतलब कुछ अलग लैम्डा हो गई। अंदर गई, अंदर जाके राइबोसोम से टकरा के निकलेगी, उसकी लैम्डा मान लो कुछ और हो जाएगी, डबल डैश। एक बार मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अंदर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया से टकराएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से टकरा के इसकी लैम्डा कुछ और ही चेंज हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टकराएगी, उसकी लैम्डा से कुछ और ही चेंज हो जाएगी। मान लो ये न्यूक्लियस से टकरा के रिफ्रैक्ट हो गई तो इसकी लैम्डा कुछ और ही चेंज हो जाएगी, ऐसे करके। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिल, हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर रेंज में लाइट को लेता है और किसी दूसरी पर्टिकुलर रेंज में लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर जैसे से जो वॉलेट कलर की लाइट आ रही है तो टकरा के वापस वॉलेट नहीं जाएगी, वो इंडिगो बन के जा सकती है, क्योंकि लैम्डा उसकी बढ़ जाएगी ना। ये बात समझ में आई। तो जो लाइट सेल के अंदर चली गई है और बैंड हो गई है, वो लाइट सिंपल एक लाइट नहीं है। उस लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स होते हैं। अब ना हमें यहां पे विशेष प्रकार के मिरर लगाने पड़ते हैं। इन मिरर को बोलते हैं डाइक्रोइक मिरर। डाइक्रोइक मिरर ऐसे करके ये कुछ मिरर है। मैं बताऊंगा आपको इस मिरर की क्या खास बात है। इन्हें बोलते हैं डाइक्रोइक मिरर। देखो ये डाइक्रोइक मिरर क्या है मैं बताता हूं आपको। ये मिरर की खास बात यह है कि जब आप इन मिरर के ऊपर लाइट डालोगे, जैसे मान लो आपके पास में 7 तरीके की लाइट है, VIBGYOR, विबग्योर।
तो एक मिरर ऐसा होता है जो खाली वी यानी वोलेट कलर की लाइट को तो रोकेगा, बाकी सबको जाने देगा। उसका अगला मिरर है वो इंडिगो लाइट को रोकेगा और उसको उसके बाद सबको जाने देगा। उसके अगला मिरर ब्लू कलर की लाइट को रोकेगा, बाकी सबको जाने देगा। ये चीज, ये जो मतलब मिरर है ना, ये फोटोग्राफी के अंदर बहुत काम आता है। जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इस मिरर की क्या खास बात है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट होती है ना, वो लाइट इस मिरर में एक फिल्म लगी होती है। उसको बनाया ही इस तरीके से जाया जाता है कि ये ब्लू को तो रोक ले और बाकी सबको आर पार जाने दे, या ग्रीन को रोक ले, बाकी सबको आर पार जाने दे। तो जब लेजर लाइट एक सेल से टकराती है तो कुछ लाइट तो उससे सीधी निकल जाती है, कुछ लाइट है वो बैंड हो जाती है। अब जितनी बड़ी सेल होगी उतना ज्यादा उसके अंदर मटेरियल होगा, मतलब उतने सारे ऑर्गेनिल होंगे, बायोमोलिक्यूल होंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, ये सब होंगे। तो जब लाइट हर चीज से टकराएगी ना, तो वो अपनी लैम्डा चेंज करते करते आगे जाएगी। अब लाइट निकली सेल से, सपोज करो कि जो पहला मिरर है वो रेड लाइट को जाने देता है, दूसरा मिरर भी रेड लाइट को जाने देता है, लेकिन तीसरा मिरर नहीं जाने देता। तो ये तीसरा मिरर जो है वो रेड लाइट को रोक लेगा और इसके आगे एक डिटेक्टर लगा होगा, वो डिटेक्टर इसको रीड करेगा, इस लाइट को। फिर उसके बाद में सपोज करो कि एक ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लाइट है, नहीं एक सेकेंड, चलो येलो कलर की ले लेता हूं। पहला मिरर है वो येलो को जाने देता है, लेकिन दूसरा मिरर येलो को रोक लेता है। तो इसके पास में भी, मतलब इस दूसरे मिरर के आगे भी डिटेक्टर लगा होता है। ऐसे बहुत सारे मिरर और डिटेक्टर लगे होते हैं, और डिटेक्टर है वो पार्ट 3 है। अब तीसरा जो लेंस लिया है हमने, लेट सपोज कि ये, मतलब तीसरी जो लाइट है, पहला लेंस है वो ब्लू कलर की लाइट को ही रोक लेता है। तो यहां भी एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड स्कैटर है, फॉरवर्ड का मतलब सीधा, साइड में जितने भी लाइट जा रही है उसे बोलते हैं साइड स्कैटर। साइड स्कैटर, इसको बोलते हैं साइड स्कैटर। चीज समझ में आई? ये हो गया अपना एक काम कंप्लीट। फॉरवर्ड स्कैटर है, इसके आगे भी डिटेक्टर लगा हुआ होता है, डिटेक्टर। पार्ट 3 है वो डिटेक्टर ही है। और अब ये जो सारे के सारे डिटेक्टर है ना, ये सारे के सारे डिटेक्टर ये कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। फिर कंप्यूटर ये रीड करके बता देगा कि कितनी तो सेल है, कितनी तो सेल है, कितनी टोटल सेल निकली। क्योंकि जितनी बार लाइट गिरेगी ना, हर सेल से कुछ फॉरवर्ड स्कैटर निकलेगा, कुछ साइड स्कैटर निकलेगा। तो एक फॉरवर्ड स्कैटर का मतलब एक सेल, दो का मतलब दो सेल, तो वो काउंटिंग हो जाती है सेल की टोटल कितने फॉरवर्ड स्कैटर निकले। साइड स्कैटर है वो भी पता कर लेंगे। अब आप एक चीज सोचो कि एक सेल है आरबीसी, आरबीसी के अंदर ना तो कोई ऑर्गेनिल है ना, ना कोई मेम्ब्रेन है, इसलिए आरबीसी से साइड स्कैटर बहुत कम निकलता है। और यही मान लो ग्रेनुलोसाइट सेल है, जो अंदर से ग्रेनुअल से भरी पड़ी है, उससे बहुत ज्यादा साइड स्कैटर निकलता है। ये सारा का सारा रीड करेगा कंप्यूटर। जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 के अंदर आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर हो गया, जो कंप्यूटर है वो हो गया, ये सारी की सारी चीजें पार्ट 3 के अंदर आती है। तो ये तो हो गया फ्लो साइटोमेट्री का एक पार्ट कंप्लीट। सेल को पहचानना, सेल की साइज है उसका पता लगाना, सेल कौन से स्टेज पे है उसका पता लगाना, ये तो पार्ट 1 हो गया। अब एक आता है सेल सॉर्टिंग। सेल सॉर्टिंग, कि सेल को सॉर्ट करना है।
जैसे यहाँ पे देखो मैंने 3 कलर की सेल ली है, ग्रीन कलर की सेल, पर्पल कलर की सेल, रेड कलर की सेल। अब क्या होता है कि ये तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर हमारा मकसद सेल को सॉर्ट करने का है तो इस फनल के नीचे दो इस तरीके के इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। एक के ऊपर रहता है नेगेटिव 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 चार्ज और इधर पॉजिटिव 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 चार्ज, और इधर रहता है एक के पॉजिटिव 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 चार्ज, इधर नेगेटिव 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 चार्ज। जब ये सेल्स नीचे आएंगी, जब ये सेल्स नीचे आएंगी, जिस सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उस सेल को पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड धक्का मारेगा और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा। तो ये सेल सारी की सारी इधर की साइड में आके जमा हो जाएगी। मान लो जो रेड कलर की सेल है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, सपोज करो मेरा ये हाथ है, इस हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस हाथ पे नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे दोनों हाथ है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे ही सेल आई, कोई पॉजिटिव चार्ज वाली सेल आई, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, हम इसके ऊपर फ्लूरोसेंट डाई टैग कर देते हैं, कुछ एंटीबॉडी टैग कर देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, कैसे भी करके हम इसकी सरफेस को चार्ज दे देते हैं, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है हाथ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई सेल गिरेगी उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला हाथ पे उस पे भी पॉजिटिव, सेल पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाथ क्या करेगा, उसको इधर धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। इस पे नेगेटिव है वो खींचेगा, तो वो सेल क्या करेगी, नीचे आएगी, इस हाथ की तरफ जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी, चिपकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। अब सपोज करो कोई नेगेटिवली चार्ज सेल आई, तो लेट से कि ये सेल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ग्रीन कलर वाली, तो जो प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको धक्का मारेगा और पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, और वो सारी की सारी सेल है वो इधर आके गिर जाएगी। जो सेल न्यूट्रल होगी, जो सेल न्यूट्रल होगी वो सेल सीधे गिर जाएगी नीचे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने केवल चार्ज के बेसिस पे 3 तरीके की सेल को तो सॉर्ट कर लिया। ये हो गई सेल सॉर्टिंग। और बाकी जो सेल है वो G1 फेज में, एस फेज में, उसका कैसे पता लगता है वो मैं बताऊंगा। उसमें एक डाई का इस्तेमाल करते हैं और उस डाई की मदद से उसमें डाई कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेन हुआ है उसके आधार पे होता है, एकदम वो भी सिंपल है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, एकदम आसान है, इसके ग्राफ कैसे रीड करते हैं सब बता दूंगा। तो ये टेक्निक है हमारी फ्लो साइटोमेट्री। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये टेक्निक बताई है। एक तो है सेल का सॉर्टिंग करना, यानी सेल को सेपरेट करना, और दूसरा जो पार्ट है वो है सेल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज का पता लगाना कि सेल कितनी है, उसकी साइज क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो अलग पार्ट है, सॉर्टिंग वाला अलग पार्ट होता है। तो ये फ्लो साइटोमेट्री है, उसके बारे में पूरी बात हो गई है, ठीक है। अब जैसे सेल की साइज कैसे पता चलती है, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। सेल साइज, जैसे सपोज करो कि एक सेल है वो इतनी है, एक सेल है वो इतनी है, ठीक है। अब जब लाइट गिरती है तो जो लाइट इस सेल के किनारों को छू के जाएगी, ये लाइट है, ये लाइट किनारों को छू के निकल रही है। तो इन लाइट के मतलब जो लाइट दोनों किनारों को छू के निकल रही है उनके बीच का जो ये गैप है, इस गैप के आधार पे पता चलता है कि इसकी साइज क्या हो सकती है। जैसे इधर बात करें अपन, तो ये सेल है, इसकी जो सरफेस है या इसकी जो बाउंड्री है उसको जो छू के निकलेगी लाइट, तो यहां गैप आएगा। इस गैप के आधार पे पता चल जाता है कि जो सेल है उस सेल की जो साइज है वो क्या है। अब हम
यहाँ सेल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर देंगे, हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा माइक्रोब है वो है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना देंगे, सारा एकदम आसान हो जाएगा काम अपना। तो ये फ्लो साइटोमेट्री का केस है। अब अपन इसको थोड़ा वैसे पढ़ लेते हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्या लिखना है, थ्योरी इसकी कैसी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको। बाकी सिंपल वे में ये है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा ना रिटर्न मैटर पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उससे क्लियर होंगी। एक बेसिक चीज़ है वो मैंने बता दी, और उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आ रही है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया। तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यूनिट कैसी लग रही है, इन द सेंस कि भाई, क्योंकि देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों ने ये टेक्निक इस्तेमाल कर रखी है उनको तो हो सकता है ऐसा भी लगे कि मैं क्या ही बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्राउड है, बॉटनी जूलॉजी वाले, जो कि ज़्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, वो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। फ्लो साइटोमेट्री is a technique that allows for the rapid measurement of optical and fluorescence property of large number of individual particle। यहाँ इंडिविजुअल पार्टिकल इसलिए बोला है क्योंकि हम सेल्स को या कोई बायोमोलिक्यूल लेंगे तो उसको वन बाय वन करके निकालेंगे, तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल। उस पार्टिकल की हम एक तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मतलब लाइट के साथ में वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, और दूसरा फ्लूरोसेंस प्रॉपर्टीज, यानी कि फ्लूरोसेंट के डाई के साथ जब हम उसको टैग कर देंगे, इस टेक्निक से क्या क्या पता चलता है। सेल की काउंटिंग हो जाती है, बता दिया मैंने आपको। जब सेल एक एक करके निकलेगी तो जब लेजर लाइट गिरेगी तो जो फॉरवर्ड स्कैटर बनता है, उस हर एक फॉरवर्ड स्कैटर का मतलब एक सेल या एक पार्टिकल गुजर चुका, तो वो काउंटिंग हो गई। सेल की सॉर्टिंग हो जाएगी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स लग जाती हैं, तो वो उसकी मदद से सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। तीसरा, डिटरमाइनिंग सेल करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस। सेल करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस का मतलब हो गया कि भाई कोई सेल है सपोज करिए, और उस सेल के ऊपर मान लीजिए कोई मार्कर प्रोटीन है, जैसे सपोज करो कि ये सेल है और इस सेल के ऊपर ये कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ठीक है। ये इसी सेल के ऊपर होता है और किसी सेल पे नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक रिसेप्टर के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी जो है वो इस रिसेप्टर से जुड़ेगी, और फिर इस रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में जब ये सेल जाएगी तो इस एंटीबॉडी के ऊपर फ्लूरोसेंट डाई लगा सकते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ इन सेल्स के पास में रिसेप्टर है। ऐसे करके प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में भी जो है वो स्पेसिफिक सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। मान लो कि हमें डाउट है कि हमारी बॉडी के अंदर बैसिलस बैक्टीरिया है, और हो सकता है दूसरे बैक्टीरिया भी हो, बट हमको बैसिलस का पता लगाना है कि है कि नहीं है। जैसे सपोज किसी इंसान के अंदर ये पता लगाना है कि HIV वायरस है कि नहीं है, तो जो HIV वायरस है उस इंसान का ब्लड लेंगे, और उस ब्लड को मतलब उसमें से सेल्स निकाल करके या ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई करके उसको फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू डालेंगे, तो उससे अगर HIV है उसके अंदर तो उसको पहचान लेगी कि हाँ है कि नहीं है, ये तो पता चले कम से कम। जो कैंसरस सेल्स होती हैं उन कैंसरस सेल्स में कई बार स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स होती है ना, ये जो ब्रेस्ट कैंसर्स की सेल्स होती हैं, इन सेल्स के ऊपर CD44 ये मार्कर है, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम CD44 का पता लगाएंगे इस टेक्निक से कि है कि नहीं है सेल्स पे, है इसका मतलब तो दिक्कत है फिर। ये इस तरीके से काम आती है। बायोमार्कर डिटेक्शन जो मैंने बताया वही सारा।
प्रोटीन इंजीनियरिंग डिटेक्शन, अगर कोई प्रोटीन को मॉडिफाई किया हमने तो उसका पता लगेगा। डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर सच एज ब्लड कैंसर्स, अगर कैंसरस सेल है तो उसके ऊपर 100% अलग से प्रोटीन्स होंगे, उनको उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके उनका कोई प्रॉब वगैरह है वो डाल के पता लगाएंगे। मेजरिंग जीनोम साइज, जीनोम साइज का भी वो G1S G2 के हिसाब से पता लग जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास में नॉर्मली 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। अब मान लो आपको एक अननोन सेल मिली है, आपने हमारी सेल का फ्लो साइटोमेट्री करके ये पता लग गया कि ये सेल जब G1 फेज में होती है तो कितना लाइट एब्जॉर्ब करती है, इसका डीएनए जब ये S फेज में होती है, जब ये G2 में होती है, या जब ये M में होती है। तो जो अननोन सेल आपको मिली है, अब आप उस सेल के साथ में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो 46 क्रोमोसोम से कम या ज्यादा क्रोमोसोम होंगे तो लाइट एब्जॉर्बेंस के अंदर डिफरेंस आएगा। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये सेल है उसके अंदर जीनोम साइज कम है कि ज्यादा है। फिर कम है तो कितना कम है, हमारे पास में पहले से भी होंगे डेटा कंप्यूटर के अंदर, वो मैच करके हमको दे देगा। तो ऐसे करके जीनोम साइज का पता थोड़ा लग जाता है। An additional feature of some flow cytometer is the capability to sort specific particles based on fluorescence properties। सेल की सॉर्टिंग करी थी ना, तो कुछ फ्लो साइटोमीटर है वो सेल सॉर्टिंग करते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फ्लूरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, फैक्स। तो मैं आपको फैक्स भी पढ़ाऊंगा आगे कि क्या होती है कैसे होती है। स्टार्टिंग में जो मैंने बताई आपको उसमें दोनों सी चीजें आ गई है। नेक्स्ट देखो, ये है इस पूरी टेक्निक का सारा खेल, और ये इंस्ट्रूमेशंस मैं आपको समझा देता हूं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फ्लूइडिक सिस्टम, यहां तक का जो पार्ट है ये फ्लूइडिक सिस्टम है, फनल जैसा होता है। इसमें हम सेल सस्पेंशन डाल देंगे, यानी डिफरेंट टाइप की सेल्स डाल देंगे। इसका सबसे मेन काम है कि सेल्स पास थ्रू इन सिंगल फाइल, यानी सेल्स जो है वो एक सिंगल फाइल में यानी सिंगल लाइन के अंदर पास होती है। दूसरा आता है ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में क्या होता है, एक लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट है वो कंटिन्यूअसली गिरेगी तो जो सेल इसके सामने आएगी, कुछ लाइट तो उस सेल से मतलब लाइट के सोर्स से सीधा का सीधा निकल जाती है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। ये डी फॉर डिटेक्टर लगा है, ये मैं लिख देता हूं डी, ये डी फॉर डिटेक्टर, डी फॉर डिटेक्टर, डी फॉर डिटेक्टर, ठीक है। तो कुछ लाइट तो सेल्स के अंदर से आर पार होके निकल जाएगी, वो फॉरवर्ड स्कैटर कहलाती है, और उसको डिटेक्टर है वो पहचान लेगा और फिर ये कंप्यूटर को सिग्नल देगा। तीन तरीके के हमारे पास में फिल्टर होते हैं, जैसे एक होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर है वो कौन सी वेवलेंथ के लिए होता है वो आगे बता दूंगा। दूसरा साइड फिल्टर होता है, वो सब बता दूंगा। तो एक तरीके की लाइट समझ में आई जो सीधी गुजर रही है। अब जो लाइट स्कैटर होके गुजर रही है, मतलब साइड में बैंड हो रही है, तो बैंड इसलिए हुई है कि उस सेल के अंदर कोई और कंपोनेंट भी है। अब हर कंपोनेंट अलग अलग रेंज में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी आगे हमारे पास में लगे हैं डाइक्रोइक मिरर्स। ये डाइक्रोइक मिरर्स है, जैसे पहला मिरर है उसने ब्लू को पकड़ लिया और ब्लू को साइड में कर दिया, ये ब्लू को अपने से आर पार नहीं जाने देता, लेकिन ये बाकी रेड येलो ग्रीन इनको जाने देता है। दूसरा मिरर हमने ऐसा बना रखा है जो ग्रीन को पकड़ लेता है, वो ग्रीन को आगे नहीं जाने देता, बाकी सबको जाने देता है। तीसरा मिरर है वो येलो को आगे नहीं जाने देता, और चौथा मिरर रेड को नहीं जाने देता। तो ऐसे बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं अलग अलग लाइट के लिए। ये सारे के सारे जो मिरर्स हैं, इनसे जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वो डिटेक्टर्स लगे हैं सबके लिए, एक एक डिटेक्टर। ये सारे डिटेक्टर है वो कनेक्ट होकर कंप्यूटर में चले जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं साइड स्कैटर। जो लाइट साइड में निकल जाती है उसे साइड स्कैटर कहते हैं। अब
ये हमारे पास में एक पूरा का पूरा मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि किस तरीके से ये काम करती है टेक्निक। नाउ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फ्लो साइटोमेट्री comprise थ्री मेन कंपोनेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स की ये बनी होती है। कंपोनेंट नंबर 1, फ्लूइडिक सिस्टम, जो मैंने बताया था। दिस इज क्रिटिकल टू ड्रॉ पार्टिकल्स such as blood cell into a machine and channel them into single file। बस ये सबसे जरूरी चीज है। फ्लूइडिक सिस्टम क्या करता है, उन सारे के सारे डेटा सेल्स को एक सिंगल फाइल के अंदर अपने से पास होने देता है। दूसरा, ऑप्टिकल सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लेजर्स एंड लेंसेज एंड मिरर्स, इन सब का बना होता है। लेंस का काम होता है लाइट को फोकस करना, ताकि वो एक पर्टिकुलर सेल पे गिर सके, एक एक सेल पे गिर सके। तीसरा सिस्टम होता है सिग्नल डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर वगैरह, डिटेक्टर वगैरह, वो सारे के सारे आ जाते हैं। ये तो हो गई तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब अपन एक एक करके कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। ये देखो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डाइक्रोइक मिरर क्या होता है? डाइक्रोइक मिरर इज ए हाईली एक्यूरेटेड कलर स्प्लिटिंग फिल्टर। आप तो ये मान के चलो, जो कलर को स्प्लिट करता है, दैट रिफ्लेक्ट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ का अपना एक कलर होता है, वाइल ट्रांसमिटिंग अदर्स, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को तो जाने नहीं देता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी को पास होने देता है। It function using a thin film interference to separate light। मैंने बोला ना कि हर मिरर के अंदर एक स्पेसिफिक फिल्म लगी होती है, वो लाइट को सेपरेट करने में मदद करती है। तो बस ये डाइक्रोइक मिरर क्या होता है वो बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, फ्लूइडिक सिस्टम की बात करते हैं। ये एक जैसे थोड़ा सा रियल उसका डायग्राम है, बाकी अपने को रियल डायग्राम तभी समझ में आएगा जब सही में मशीन देखी हो। फ्लूइडिक सिस्टम की बात करते हैं। इनिशियली व्हेन पार्टिकल्स एंटर द फ्लो साइटोमीटर, जब पार्टिकल फ्लो साइटोमीटर के अंदर आते हैं, दे पास थ्रू ए सिंपल इंजेक्शन पोर्ट। मतलब इनका जो ये वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। ये सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है। इन ऑर्डर टू characterized each particle individually, the particles are first organized into a single stream। देखो, ये थ्योरी में बार बार इतना 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 लिखा हुआ है, बट काम की बात इतनी सी है, फ्लूइडिक सिस्टम सारी सेल्स को या सारे पार्टिकल्स को एक लाइन में खड़ा कर देगा और अपने अंदर से वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन जाने देगा। बस इतना याद रखो आप, बाकी सारी चीजें वही 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 लिखी हुई है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये आपके सामने है, यहाँ पे सैंपल डाल दिया हमने और फिर वो जो है इसको फ्लो हो रहा है वन बाय वन वन बाय वन। देखो, it is possible to manipulate the flow rate of cells passing the laser beam depending on the purpose for which the flow cytometer is being used। अब इसका क्या मतलब है? जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी सेल्स है, वो एक लाइन बना करके चल रही हैं। ये देखो, ये सारी की सारी लाइन, ये सारी सेल्स है, वो लाइन बना के चल रही है। तो ये पैराग्राफ कह रहा है कि हम चाहें तो इन सेल्स के फ्लो की रेट को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यानी कि हम चाहें तो इस सेल की रेट को बढ़ा सकते हैं, चलने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हम स्लो कर देंगे तो धीरे धीरे सेल्स निकलेगी, तो ज्यादा टाइम मिलेगा लाइट को गिरने का, ज्यादा देर तक लाइट गिरती रहेगी, उससे ज्यादा ऑप्टिक प्रॉपर्टीज पता लगेगी। और जब सेल के गिरने की स्पीड बढ़ जाएगी, फट 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 सेल गिरेगी, तो इससे सेल की काउंटिंग हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगी, बट सेल का वो ज्यादा पता नहीं चलेगा अंदर की प्रॉपर्टीज का। लेकिन हम कर सकते हैं ऐसा, डिपेंडिंग की हमारी डिमांड क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाई फ्लो रेट्स आर एप्रोप्रिएट
फॉर इम्यूनोफिनोटाइपिंग सेल्स। हाई फ्लो रेट है, हम इम्यून सेल्स का पता लगाने में करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज असेस्ड, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी सेल में कितना डीएनए है, या हम ये जानना चाहते हैं कि सेल साइकिल के दौरान सेल कौन से फेज में है, तो हमें उन सेल के ऊपर ज्यादा देर तक लाइट को गिरने देना है, ताकि लाइट एब्जॉर्ब करे डीएनए। डीएनए जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बची हुई को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमको पता चलेगा कि कितना लाइट है, क्योंकि हम डीएनए के साथ में कोई ना कोई डाई डाल देते हैं जो उसको लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो सेल्स जल्दी 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 कब जानी चाहिए? इम्यूनोलॉजी की कोई टेक्निक हो या इम्यूनोलॉजी का पर्पज हो तब। और यदि आपको सेल कंटेंट, डीएनए कंटेंट पता करना है, तो सेल्स की स्पीड को कम करना पड़ेगा। समझ में आया है? नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम का मतलब लेजर लाइट, उसमें से लाइट निकल रही है, वो सारे के सारे टाइप के जो भी मिरर्स वगैरह हैं वो, और उसके अलावा आपका ये जो क्या बोलते हैं, जो लेंसेज का सिस्टम है, वो सारा का सारा। अब देखो आपके सामने एक सेल है और इस पे लेजर बीम से लाइट गिर रही है। ये वाला देखो, ये लाइट और ये लाइट सेल की बाउंड्री को टच करके जा रही है तो ये भी सीधी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। अब इनके बीच में जितना गैप होगा, सेल की साइज उतनी बड़ी है। दूसरा देखो, एक सेल लाइट है, वो सेल के अंदर एंटर करी, अंदर एंटर करी तो पता चला माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया से भिड़ गई लाइट, मतलब टकरा गई, और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में। फिर सेल के अंदर मान लो जैसे ये राइबोसोम है, राइबोसोम से टकरा के फिर से ये रिफ्लेक्ट हो गई। सेल के अंदर मान लो ये N4 न्यूक्लियस है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और बहुत सारी जो भी चीजें, सबसे टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसे बोलेंगे साइड स्कैटर, ये साइड में जा रही है। जितनी ज्यादा टाइप की लाइट है, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा अंदर कंपोनेंट है। ये सेल अगर एकदम खाली होती तो सारी लाइट सीधी चली जाती, अंदर कुछ है, उसी से तो टकरा टकरा के साइड में जा रही है, बस। ये ऑप्टिकल सिस्टम है। Lenses are used to focus the laser light that hits the particle, resulting in light scattering around the edge of the particle. लेंस फोकस करने में मदद करते हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा अपने को इसमें कुछ नहीं याद नहीं रखना। दूसरा देखो, दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, बताया मैंने, एक फॉरवर्ड स्कैटरिंग होता है, एक साइड स्कैटरिंग होता है। अब उसी को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं अपन। फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है? light collected along the same direction यानी कि 180 डिग्री एज द इंसिडेंट लेजर बीम, यानी कि जो लेजर बीम से लाइट निकल रही है उसी की डायरेक्शन में जो सेल लाइट जा रही है, यानी ये बन गया 180 डिग्री का एंगल, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। लेकिन अप टू 20 डिग्री ऑफसेट कोई सी भी डायरेक्शन के अंदर चल सकता है, 160 हो सकता है, 200 हो सकता है, वो चलेगा। नेक्स्ट देखो, द इंटेंसिटी ऑफ फॉरवर्ड स्कैटर लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द सेल सरफेस एरिया, thus provide an estimate of cell size। फॉरवर्ड स्कैटर में कितनी लाइट जाएगी वो डिपेंड करेगा सेल का सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि ज्यादा बड़ी सेल होगी तो बड़ा गैप बनेगा, छोटी सेल होगी तो वो छोटा गैप बनेगा, किनारों से होके गुजरेगी। तो लार्जर सेल्स टेंड टू डिफ्रैक्ट एंड रिफ्रैक्ट मोर लाइट देन स्मॉलर सेल। अब आपके सामने दो टर्म्स आ गए, एक है डिफ्रैक्ट और एक है रिफ्रैक्ट। क्या मतलब है? बड़ी सेल होगी तो ये दोनों उसके लिए ज्यादा होंगे, छोटी सेल होगी तो ये दोनों उसके लिए कम होंगे। अब देखो, diffracted light arise due to bending of the incident light when it hits the edge of the cell। diffract का मतलब क्या होता है? when light bends
ड्यू टू एज ऑफ सेल, जब लाइट किनारों को टकरा के बेंड होती है, तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखना, ये लाइट है वो ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, और यहां किनारों से टकरा के हल्की सी अंदर की तरफ बेंड हुई है, हल्की सी। वापस समझो, ये सेल है और इस सेल पर जब लाइट टकरा रही है, तो ये लाइट टकराने के बाद में हल्की सी ऐसे बेंड होगी, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। किनारों से टकरा के बेंड होती है तो डिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग व्हेन इट एंटर्स द ट्रांसल्यूसेंट सेल, जब लाइट अंदर चली जाए और अंदर जाने के कारण बेंड होती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब हो गया बाहर से, रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया अंदर से। दोनों ही बेंडिंग के टाइप है। एक होता है रिफ्लेक्शन, यानी टकरा के वापस जाना, वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों अलग अलग चीज है। रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के अंदर वापस जाना, रिफ्लेक्ट होना, गोइंग बैक। डिफ्रैक्शन का मतलब किनारों से टकरा के मुड़ जाना, और रिफ्रैक्शन का मतलब अंदर जाने के कारण मुड़ जाना। दूसरा देखेंगे साइड स्कैटर के बारे में। साइड स्कैटर इज ए मेजर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, दैट इज कलेक्टेड एट एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंस लेजर बीम। यानी कि लेजर बीम इधर है तो उसको इधर की साइड के अंदर अपन कलेक्ट करते हैं, जो साइड स्कैटर होती है उसको। SSC इज रिलेटेड टू द सेल ग्रेनुलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। साइड में उतनी ही लाइट जाएगी जितनी ग्रेनुलिटी होगी, यानी कि ज्यादा ग्रेनुलिटी है तो ज्यादा लाइट जाएगी, कम ग्रेनुलिटी है कम लाइट जाएगी। और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, अंदर जितना मटेरियल होगा साइड में लाइट उतनी ज्यादा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इयोसिनोफिल है that are highly granular will have a higher SSC than lymphocyte. लिम्फोसाइट की तुलना में इयोसिनोफिल है, उनमें साइड में लाइट ज्यादा जाती है टकरा के, क्योंकि अंदर ग्रेनुल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिल्टर देखो, कितने टाइप के फिल्टर यूज करते हैं अपन। जैसे ये स्टार्टिंग यहां से हो रही है, यहां से लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद में ये एक तो है फॉरवर्ड स्कैटर, सीधी की सीधी चली गई। अब इस फॉरवर्ड स्कैटर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बार लगा है जिससे ये थोड़ा कम हो, लेंस लगा है वो इसको फोकस करेगा, पिन होल मतलब यहां से ये गुजरेगी, और ये फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर लगा है, इसका नाम है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। दूसरा देखो, जो साइड में लाइट जा रही है उसको मिरर्स की मदद से अपन फिल्टर करते हैं। जैसे पहला मिरर है वो ब्लू कलर की लाइट को नहीं जाने देता, लेकिन रेड और येलो को जाने देता है। दूसरा है वो येलो को नहीं जाने देता बट रेड को जाने देता है। तीसरा उसको भी नहीं जाने देता। तो इनके अंदर हमने पीएमटी लगा रखे हैं, पीएमटी लगा रखे हैं। जितनी जरूरत होगी उतनी, जितनी डिफरेंट टाइप की लाइट होगी उतने ज्यादा अपन को फिल्टर लगाने पड़ेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में है। अब देखो, तीन तरीके के फिल्टर्स है वैसे। एक होता है बैंड पास, एक होता है शॉर्ट पास, एक होता है लॉन्ग पास। पहले तो तरीके से समझो। पहला, बैंड पास फिल्टर किसे कहते हैं? दीज अलाउ ए नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स close to emission peak of the fluorescent dye to each detector। इसका मतलब क्या हुआ? बैंड पास फिल्टर उस लाइट के लिए होते हैं जब जो ओरिजिनल लाइट आ रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है या डिफ्रैक्ट हो रही है, उस लाइट दोनों की वेवलेंथ में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे देखो, बैंड पास फिल्टर तीसरे नंबर का 630 620 नैनोमीटर की लाइट है, वो गिरी,
और जो निकली वो भी 620 640 के बीच की सी है। यानी बैंड पास फिल्टर कब काम आते हैं? जब आने वाली लाइट और गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ में ज्यादा अंतर नहीं होता। दूसरे फिल्टर है शॉर्ट पास फिल्टर। These transmit wavelength of light equal to or less than a specific filter। आने वाली लाइट मान लो कि जैसे 575 नैनोमीटर की है, लेकिन जब टकराने के बाद लाइट वापस जा रही है तो वो 575 से कम है, तो उसके लिए शॉर्ट पास फिल्टर काम में लेंगे। अब कई बार क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। लाइट जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। लाइट जितनी ज्यादा टकरा करके एब्जॉर्ब होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी और वेवलेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए लॉन्ग पास फिल्टर यूज करते हैं। जब आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट में बहुत ज्यादा अंतर हो, मतलब जाने वाली लाइट की लैम्डा ज्यादा हो। तो फिल्टर तीन तरीके के होते हैं। एक होता है बैंड पास, जितनी गिर रही है उतनी की उतनी लगभग वापस निकल रही है, यानी एब्जॉर्ब बहुत कम से कम हो रही है। दूसरा है अपना शॉर्ट पास, जितनी गिर रही है उस गिरने से थोड़ा कम जो है वो वापस निकल रही है। और लॉन्ग पास का मतलब जितनी गिर रही है उससे काफी ज्यादा वेवलेंथ है उसकी वापस निकल रही है। तो ये तीन तरीके के फिल्टर्स के बारे में ध्यान रखना। अब सिग्नल डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फिर लास्ट में किस तरीके से क्या ग्राफ आते हैं, कैसे पढ़ते, देखो। द लाइट इमिटेड and refracted from a single stream of particle is sensed by photodetectors। क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा काम लाइट से रिलेटेड है, तो जो डिटेक्टर्स होते हैं वो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स आर फोटो डिटेक्टर्स। नेक्स्ट, these photo detectors convert the light signal into a stream of electron। देखो लगभग लगभग जितने भी हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनमें किसी भी टाइप का जो सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अपन मोबाइल से बात करते हैं तो हमने जो बोला है वो जो साउंड वेव्स होती हैं उनको किसी प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। उसी को वो मशीन समझती है। तो यहाँ पर जो लाइट है उस लाइट के जो फोटोन्स टकराते हैं तो उनको भी कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। दो तरीके के डिटेक्टर्स होते हैं, एक होता है फोटो डायोड्स और एक होता है फोटो मल्टीप्लायर। फोटो डायोड्स, एक होता है फोटो मल्टीप्लायर। अब मैं आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। फोटो डायोड्स जो होते हैं ना वो बहुत बेटर काम करते हैं मल्टीप्लायर के तुलना में। लेकिन मल्टीप्लायर है वो छोटी से छोटी लाइट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फोटो डायोड्स नहीं कर सकते। अभी देखो आपके सामने आएगा, अब मैं समझा दूंगा। फोटो डायोड्स कन्वर्ट लाइट इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ ग्रेटर एफिशिएंसी। यानी फोटो डायोड्स की एफिशिएंसी ग्रेटर होती है, लेकिन जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं दे हैव ग्रेटर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब सेंस करने की क्षमता। थोड़ी सी भी लाइट अगर अवेलेबल है तो ये सेंस कर सकते हैं, फोटो डायोड सेंस नहीं कर सकते। मल्टीप्लायर ट्यूब सेंस कर सकती है। तो एक है वो बेटर काम कर सकता है, दूसरा है वो बेटर मतलब सेंस कर सकता है। ये अंतर होता है दोनों में। हिस्टोरिकली द स्ट्रोंगर फॉरवर्ड स्कैटर लाइट सिग्नल हैव बीन डिटेक्टेड बाय पीडी। अब आपको ये याद करना है कि जो फोटो डायोड्स होते हैं वो फॉरवर्ड स्कैटर के सामने लगाए जाते हैं। फॉरवर्ड स्कैटर के सामने फोटो डायोड्स लगाए जाते हैं, जबकि जो वीकर एसएससी होते हैं, क्योंकि जो लाइट साइड में जाएगी वो ज्यादा मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो कम एनर्जी है, इसको सेंस करने के लिए ज्यादा सेंसिटिव टाइप का डिटेक्टर चाहिए। इसलिए पीएमटी को किधर लगाते हैं, साइड में, और पीडी को कहां लगाते हैं, सामने। ये एक मेजर अंतर होता है।
सामने जो लाइट निकलेगी उसके लिए लगाते हैं पीडी, और जो साइड में लाइट निकलेगी उसके लिए लगाते हैं पीएमटी। क्योंकि साइड वाली लाइट है वो कम एनर्जी की होती है, तो बहुत कम होती है, उसको सेंस करना जरूरी है, तभी उसको मल्टीप्लायर की मदद से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन रेस्पॉन्स टू इनकमिंग फोटोन द डिटेक्टर विल जनरेट ए करंट। वो करंट जनरेट करते हैं जो कि प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन है उतनी ज्यादा करंट है वो होगी। तो ये कुछ डिटेक्टर के बारे में हो गया। और देखो कुछ लिखा है तो, द इनिशियल सिग्नल मेजर्ड इज एन एनालॉग सिग्नल। देखो इनिशियली जो सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल आता है, लेकिन इसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। अब एडिशनली prior to conversion the electric current can be amplified by a linear or logarithmic amplifier। सिग्नल इतना वीक ही होता है, इसलिए इसको जो सिग्नल है इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम्पलीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर, ताकि डिटेक्टर को आसानी से पता चल जाए कि भाई क्या है कितना है सिग्नल उसके बारे में। नाउ हमको कौन सा एम्पलीफायर लगाना है? The choice of linear or logarithmic amplification is depend on the application of which of the flow cytometer is being used and the dynamic range required। ये बात तो देखो सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए सही है। आपको कौन सा डिटेक्टर लेना है, आपको कौन से लेंस लेने हैं, आपको कौन सी लाइट लेनी है, ये तो इसके बारे में हो गया। दूसरी भी कोई टेक्निक है तो उसके बारे में भी सेम चीजें हैं। आपकी डिमांड क्या है उसके आधार पे यह डिसाइड किया जाएगा कि भाई कौन सा मटेरियल कौन सा पार्ट हम लें। फॉर एग्जाम्पल लॉग एम्पलीफिकेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर फ्लूरोसेंस स्टडीज। जब आपको फ्लूरोसेंस स्टडी करनी है तो आप लॉग एम्पलीफिकेशन लीजिए ऑफ इम्यून सेल्स, because it expands weak signal and reduce strong signals, allowing them to be easily displayed on a histogram। हिस्टोग्राम बनते हैं 1D ग्राफ बनते हैं, 1D ग्राफ, 1 डायमेंशनल ग्राफ होते हैं वो। और जब आपको डीएनए एनालिसिस करनी होती है तब आपको जो है लीनियर स्केलिंग वाले लेने होते हैं। तो ये स्मॉल डिफरेंसेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा अपन क्या लेना चाहते हैं। अब देखो जो इसके ग्राफ बनते हैं उस ग्राफ की कहानी क्या है और वो कैसे काम करता है। तो इनके जो ग्राफ आते हैं उनका मीनिंग देखो। नॉर्मली जो एरिया है वो इंटीग्रल टू द पल्स, इलेक्ट्रिक करंट कितनी जनरेट हुई उसको रिप्रेजेंट करता है। यहां एरिया से मतलब है ये जो मैंने ग्राफ खींचा है इसके अंदर वाला पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है इसको अपन एरिया बोल रहे हैं। यानी कि आपको जो ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको अपन एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया उतना ही ज्यादा होगा जितना पल्स, जितना करंट होगा। दूसरा हाइट, हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम करंट आउटपुट बाय द फोटो मल्टीप्लायर। यानी फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर है वो जितनी ज्यादा करंट को मल्टीप्लाई करेगा उतनी ऊंची हाइट आएगी। तीसरा है विड्थ, विड्थ का मतलब है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पल्स अकर्स। यानी वो जो पल्स है इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी देर तक रही उतनी चौड़ी विड्थ आएगी। अब देखो एक चीज है यहाँ पे छोटी सी, सिग्नल इंटेंसिटी इक्वल्स द पीक एरिया। जो सिग्नल है वो कितना स्ट्रोंग है ये बात इस एरिया पे डिपेंड करती है। लेकिन हम क्या करते हैं इसको ज्यादातर हाइट से समझते हैं। हाइट ऊंची आ गई इसका मतलब ज्यादा करंट है, जबकि करंट ज्यादा है इसलिए क्योंकि मतलब करंट ज्यादा है ये हमें इस बात से पता लगाना चाहिए कि एरिया कितना कवर हुआ है। जैसे ये मान लीजिए पीक छोटी है, हाइट कम है, लेकिन एरिया इतना कवर हो गया, ये इसका मतलब भी है कि बहुत ज्यादा करंट है। लेकिन हम क्या करते हैं ज्यादातर टाइम पे हाइट से इसका आइडिया लगाते हैं।
विड्थ पैरामीटर मेजर द टाइम द सेल स्पेंड इन द लेजर बीम। जो विड्थ होती है, कितनी देर तक उस पे लाइट गिर रही है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये इस ग्राफ की कुछ खास खास बातें हैं। नेक्स्ट देखो, फ्लूरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ये टेक्निक जो सेल को सॉर्ट करने की है वो मैंने बता दिया आपको, वो कैसे होती है देखते हैं। फ्लो साइटोमेट्री कैन बी यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स और सेल्स। पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए या सेल्स को सेपरेट करने के लिए, बेस्ड ऑन फ्लोरोसेंस लेबलिंग। हम फ्लोरोसेंस से लेबल कर लेंगे सेल्स को, तो हमको पता चल जाएगा कि इधर जो सेल्स आई है वो कौन सी है, इधर जो आई है सेल वो कौन सी है। वरना कोई सेल का कलर थोड़ी होता है। ऐसे आपके पास मान लो 2 जार के अंदर सेल आ गई, तो आपको क्या पता कि ये कौन सी सेल और ये कौन सी सेल है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उन सेल को फ्लूरोसेंटली लेबल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि WBC है, उनके ऊपर ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन लगा दिया, और लेट सपोज जो न्यूट्रोफिल है उनके ऊपर रेड लगा दिया। तो अब जो ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन वाली सेल्स है वो सारी WBC है, और जो दूसरी वाली है रेड वाली वो न्यूट्रोफिल है। कुल मिलाकर के हमें फ्लूरोसेंट लेबलिंग करनी पड़ेगी। टू अलाउ सॉर्टिंग ए स्पेशल फ्लो साइटोमीटर इज नीडेड। मतलब जो नॉर्मल साइटोमीटर वो ऑप्टिक प्रॉपर्टी के लिए है, इसके लिए अलग से साइटोमीटर है। दैट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन वन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जनरल प्रिंसिपल है वो सेम है दोनों, उसका शॉर्टनिंग के लिए भी और ऑप्टिक प्रॉपर्टी के लिए भी। For separation, the cell suspension is forced into a single stream of cells but broken into droplets in such a way that each fluid droplet is likely to contain one cell। मतलब अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। ड्रॉप 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 गिरेगी, लेकिन हर ड्रॉप के अंदर एक एक सेल होगी। तो बात तो वही होगी भी कि हम सारी सेल्स को एक लाइन से गिराएंगे, बस यही तो है बात। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाया गया आपको। जैसे ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाली जो सेल्स होंगी वो इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। सॉरी, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इधर की साइड में इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जो सेल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज्ड ये सेल्स रहेंगी, और इधर नेगेटिव है तो इसमें जो सेल्स आएंगी वो पॉजिटिव चार्ज्ड सेल्स होंगी। तो हम है ना कुछ इसी तरीके से इनकी लेबलिंग करते हैं कि हमारे काम की सेल्स पे ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए। हर एक सेल के ऊपर चार्ज आएगा तो वो चीज सही नहीं है, इसलिए हम इस पे लेबलिंग इसी तरीके से करेंगे। कोई ऐसा सेल के सरफेस का प्रोटीन सर्च करेंगे जो उसी सेल के ऊपर मिलता हो, जैसे CD4 है, जैसे CD8 है, CD44 है, CD28 है, तो वो किसी पर्टिकुलर सेल पे मिलते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे ताकि वो एंटीबॉडी सिर्फ उसी सेल से जुड़ सके और उस सेल पे चार्ज आ सके, तो वही सेल सेपरेट होगी। तो ये वही सिस्टम है जो मैंने बताया आपको, बस सीधा का सीधा इसमें देख लीजिए आप। नाउ फ्लूरोसेंस लेबल कैसे करते हैं, या कौन कौन से लेबलिंग डाइज वगैरह या मार्कर्स प्रोब्स वगैरह होते हैं वो देखते हैं। सेल्स आर स्टैंड विथ फ्लूरोसेंट डाइज, इन्हीं को प्रोब्स बोलते हैं, टू अलाउ अस टू सी द बायोलॉजिकल कंपोनेंट which are not visible by naked eyes. Following staining and uptake into the flow cytometer, the labeled cells are passed through the interrogation point and the fluorophore are excited by incident light of appropriate wavelength. इसका मतलब है कि हम जब स्टेनिंग कर चुके होते हैं और उसको फ्लो साइटोमेट्री में डाल चुके होते हैं, तो उसके बाद में हम उसे इंट्रोगेशन पॉइंट से निकालते हैं। इंट्रोगेशन पॉइंट का मतलब जब जिस पे लाइट गिरने वाली होती है वहां से, यानी नीडल के लास्ट पॉइंट से, मतलब यहां से निकालते। लाइट यहां गिर रही है तो हम यहां से निकालते हैं इनको।
इस एरिया से जब सेल्स निकलेगी तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की वजह से वो जो फ्लोरोफोर लगा होगा, जो डाई लगी होगी, वो चमकेगी, सीधी बात। By employing several fluorescent dyes with different excitation and emission wavelength, simultaneous measurement of multiple cell property can be achieved. कई सारे सेल की प्रॉपर्टी पता लग जाती है। अब देखो जैसे फ्लूरोसेंट डाइज है, DAPI, होइस्ट, अलेक्सा फ्लूर 405, BFP, CFP, GFP, ये ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन, ब्लू फ्लूरोसेंट प्रोटीन, सयान फ्लूरोसेंट प्रोटीन, येलो फ्लूरोसेंट प्रोटीन, इस तरीके से कई सारी है। ये फिक्ट्स है, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेक्सा फ्लोर, येलो फ्लूरोसेंट प्रोटीन, रोडामाइन, जो ट्रिक्ट, सियान्स 3, RFP, ये सारी की सारी डाइज है। इनका एक बार ध्यान रखना, कौन सी डाई कौन से टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है वो भी ये दे रखी है। हल्का फुल्का याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे रोडामाइन है वो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन है वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, येलो फ्लूरोसेंट प्रोटीन है वो येलो से पहले वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और येलो को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे करके ये अलग अलग डाइज है। इन डाइज में से जो फिट्स है, फिटसी, फ्लूरोसिन आइसोथायोसाइनेट, ये सबसे पुरानी वाली डाई है। Perhaps the most commonly used fluorescent dye because it was one of the first employed. इसका नाम है फ्लूरोसिन आइसोथायोसाइनेट। ये एब्जॉर्ब करती है लाइट विद इन द रेंज ऑफ 400 टू 550, 400 से 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ये लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम 490 नैनोमीटर के ऊपर आता है। The difference between the maxima of the absorption and emission spectra is known as Stokes shift. मतलब कि जैसे आपने 400 नैनोमीटर की लाइट को डाला, एक मॉलिक्यूल ने उसे एब्जॉर्ब किया, और जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो वो 500 नैनोमीटर की लाइट थी। तो ये जो चेंज आया है ना, इस चेंज को बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट। इसे बोलते हैं स्टोक्स शिफ्ट। FITC is particularly sensitive to photo bleaching. अब FITC की एक कमी है, इस पे जब ज्यादा लाइट गिरती है तो ये खुद ही ब्लीच हो जाती है। इसलिए इसकी तुलना में इसके कुछ डेरिवेटिव्स है, जैसे अलेक्सा फ्लोर 488, वो फोटो से खराब नहीं होती है, लाइट से वो ज्यादा खराब नहीं होती है। एडिशनली देखो और क्या क्या ले सकते हैं हम, चाहें तो कुछ टॉक्सिन्स ले सकते हैं। टॉक्सिन्स के अंदर जैसे फेलोटॉक्सिन है, ये एक मशरूम से मिलती है। फेलोटॉक्सिन है वो एफ एक्टिन से बाइंड करती है, और एफ एक्टिन से बाइंड करेगी तो वो साइटोस्केलेटन को बनने से रोकती है। ये सेल डिवीजन के अंदर भी सेल्स को अरेस्ट करने के काम में आती है, सेल अरेस्ट करने के काम में आती है, और ये सेल को रोकती है, इसको सॉरी एफ एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को रोकती है। तो हम टॉक्सिन भी यूज कर सकते हैं। टॉक्सिन यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, फ्लूरोसेंट प्रोटीन यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन, येलो फ्लूरोसेंट प्रोटीन, सियान फ्लूरोसेंट प्रोटीन, ब्लू फ्लूरोसेंट प्रोटीन, ठीक है, रेड फ्लूरोसेंट प्रोटीन। तो ये ऐसे प्रोटीन है जो किसी नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ग्रीन वाला ग्रीन लाइट को इमिट करता है, रेड वाला रेड लाइट को इमिट करता है, सियान वाला सियान लाइट को इमिट करता है। एब्जॉर्ब करेगा कम नैनोमीटर को, और जब वो एब्जॉर्ब करके वापस इमिट होगी तो वो ज्यादा नैनोमीटर की बन चुकी होगी। यही तो खास बात होती है लाइट के बारे में, ठीक है। तो ये होगा एक और काम। देन नेक्स्ट, another two regularly employed fluorescent labels are
फाइकोएरिथ्रिन, एग्जाम में इसका नाम भी बहुत बार आता है, फाइकोएरिथ्रिन यूज हो जाता है। एलोफाइकोसाइनिन एपीसी ये यूज होता है। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो भी यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड टू फ्लोरोसेंट डाई, मतलब एंटीबॉडी है उसको डाई के साथ में कॉन्जुगेट करके वो एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो एक टर्म है गेटिंग। गेटिंग का मतलब क्या है? ग्राफ के अंदर जो एरिया होंगे, अभी एक बार मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, ये देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ के जो एरिया है इनको बोलते हैं गेटिंग। मैं आपको सब बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, एक बार रुको आप। The data generated by flow cytometers can be plotted in a single dimension, यानी 1D ग्राफ, और जो 1D ग्राफ होता है वो हिस्टोग्राम होता है, या फिर 2 डायमेंशन डॉट प्लॉट्स। डॉट 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 करके आएगा। डॉट प्लॉट्स के अंदर एक चीज याद रखनी है, ईच डॉट इक्वल्स टू सेल। हर डॉट है वो एक सेल होती है, तो जितने ज्यादा डॉट उतनी ज्यादा सेल। 1D ग्राफ है वो हिस्टोग्राम होता है, और 2D ग्राफ है वो डॉट डायग्राम होता है। देखो, the regions on these plots can be sequentially spreaded based on fluorescence intensity by creating a series of subset extraction termed gates। gates का मतलब आप समझो एरिया ऑन ग्राफ। ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उस एरिया को हम गेट बोलते हैं। अब मैं आपको ये प्लॉट्स दिखाता हूं और आपको कैसे जो है वो पढ़ना है इसको वो बता देता हूं। तो देखो, जैसे मैं समझा रहा हूं एक बार आप समझने की कोशिश करना। हमारे पास में 3 तरीके के बैक्टीरिया एक साथ सस्पेंशन के अंदर है। एक मान लीजिए हमारे पास में सॉल्यूशन है, उसमें 3 तरीके के बैक्टीरिया जिंदा, प्रोक्लोरोकोकस, उसके बाद में सिनेकोकोकस, और उसके बाद में पिको यूकैरियोट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे पास बैक्टीरिया है। अब हमने क्या किया, इन तीनों तरीके के बैक्टीरिया के पास जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल के ऊपर लाइट डाली। तो हर बैक्टीरिया है उसने किस रेंज के अंदर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करी। क्लोरोफिल तो एक पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जिस बैक्टीरिया के पास में जितने ज्यादा क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे इसके पास में कोई 10 के आगे एक बार सपोज करो 15 क्लोरोफिल है, तो 15 क्लोरोफिल का ये ग्राफ आ गया। इसके पास में हजारों क्लोरोफिल है, इसके पास में भी हजारों क्लोरोफिल है, तो हर बैक्टीरिया के पास में कितने क्लोरोफिल है उसके हिसाब से डायग्राम आ गया। अब हमने ना यहाँ पे ये तो बना लिया हिस्टोग्राम। अब हमने इसका डॉट डायग्राम बनाया। ध्यान से देखो, एक एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं साइड स्कैटर, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर का ऑर्गेनिल है। तो जो लाइट अंदर जाएगी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके क्लोरोफिल से टकरा के वापस आएगी, तो वो साइड स्कैटर ही होगी। इसलिए साइड स्कैटर हो गया एक एक्सिस पे। अब साइड में निकलने वाली लाइट कितनी कम या कितनी ज्यादा है? इधर की साइड में लो साइड वाली स्कैटर लाइट है, इधर हाई साइड स्कैटर लाइट है। दूसरी तरफ हमने क्लोरोफिल का कंटेंट दे रखा है। अब इस ग्राफ की एक खास बात होती है। देखो, इस ग्राफ में 4 हिस्से होते हैं, ऐसे करके ये 4 हिस्से होते हैं। इन चारों हिस्सों के अंदर एक एक सिंपल चीज समझनी है। जैसे ये जो पहला वाला हिस्सा है, इसमें एक्स एक्सिस का भी लो पॉइंट है और वाई एक्सिस है उसका भी लो पॉइंट है, यानी क्लोरोफिल भी लो है और साइड में जो लाइट निकलती है वो भी लो है। इधर हाई है। अभी मैं एक बार रुको, देखो जैसे ऐसे समझाता हूं। ये ग्राफ रामाचंद्रन प्लॉट के जैसे से एक बार आप कल्पना करके देखो।
इस ग्राफ में 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 प्लॉट्स आते हैं, सॉरी। ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो भी पैरामीटर होगा वो यहां पे लो होगा और यहां पे हाई होगा। वाई एक्सिस पे भी यहां पे जो भी पैरामीटर होगा वो लो पैरामीटर होगा और यहां पे हाई पैरामीटर होगा। अब मैं ये कहूं आपसे कि ये 4 जो प्लॉट्स हैं ए बी सी डी, इसके अंदर देखो दोनों चीजें लो हैं, लो लो, एक्स एक्सिस भी लो है, वाई एक्सिस भी लो है। ये एक्स है वो भी लो है और वाई है वो भी लो है। समझ गए आप मेरी बात को? यही चीज यहाँ पे समझने वाली है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। इस एरिया में एक्स एक्सिस है वो भी लो है और वाई एक्सिस है वो भी लो है। इसके जो ऊपर वाला है यानी टॉप लेफ्ट, ये बॉटम लेफ्ट है, ये टॉप लेफ्ट है। टॉप लेफ्ट के अंदर वाई तो आ गया हाई, क्योंकि हम वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर चले गए, और एक्स एक्सिस पे हम उसी पे हैं, तो ये एक्स आएगा लो। इतना आप समझ पा रहे हो? इसके जो पास वाला यानी टॉप राइट, उसमें वाई तो हाई है ही है, क्योंकि ये इस एरिया की बात हो रही है, इतने एरिया की, वाई है वो भी हाई है, और ये एक्स एक्सिस वाला है वो भी हाई है, तो इसमें दोनों हाई होते हैं। यानी इसमें जो बैक्टीरिया आएगा उसके पास में क्लोरोफिल भी ज्यादा होगा, तो साइड में जो लाइट निकलेगी वो भी ज्यादा होगी। नीचे वाला जो बॉटम राइट है उसमें एक्स तो ज्यादा है, एक्स तो हाई वाले ग्राफ पे है, लेकिन वाई जो है वो लो है, यानी कि इसके पास में क्लोरोफिल तो ज्यादा होगा लेकिन साइड की लाइट है वो कम निकलेगी। ये इसका मीनिंग होता है। अब कौन सी सेल कहां आ रही है वो देख लेते हैं। तो ये सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हालांकि फिर कम, थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि ग्रीन कलर वाली कौन सी है, ब्लू वाली कौन सी है, पिंक वाली कौन सी, या तो शायद मैंने लिया नहीं होगा या फिर शायद इन्होंने लिखा नहीं होगा। इन्होंने तो खैर लिखा ही होगा, मुझसे ही नहीं लिया गया होगा। फाइकोइरिथ्रिन और क्लोरोफिल का कंटेंट चेक कर सकते हैं कि फाइकोइरिथ्रिन भी ज्यादा है, क्लोरोफिल भी ज्यादा है। फाइकोइरिथ्रिन कम है, क्लोरोफिल ज्यादा है, क्लोरोफिल कम है, फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, दोनों ही कम है। वही 4 ब्लॉक बनेंगे। अब इसमें थोड़े से जो ग्राफ आएंगे ना वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, ये एक और अपने को डायग्राम समझा रखा है, वैसे ही 4-5 तरीके की सेल्स है। एरिथ्रोसाइट सेल्स या प्लाज्मा सेल्स, ग्रेनुलोसाइट सेल्स, ब्लास्ट जो होती है, हिमेटोगोन्स होता है, मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है। अब हमने एक मार्कर पकड़ा CD45। CD45 जिसके पास ज्यादा होगा वो राइट साइड पे आएंगी, एक्स एक्सिस के राइट साइड में। जैसे इधर जो सेल्स होंगी उनमें लो CD45 होगा, और इधर जो है जो सेल्स होंगी उनमें हाई CD45 होगा। अब इस फ्लो साइटोमेट्री का जो ग्राफ आता है उसकी एक खास बात है, यहां पे कुछ सेल्स आई हैं, ठीक है। ये सेल्स जैसे एरिथ्रोइड सेल, प्लाज्मा सेल, ये सारी की सारी सेल्स है। इस एरिया के अंदर ये सारी सेल्स आई हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने अभी वो बॉक्स बनाया था ना इस तरीके का 4 वाला, इसमें जो बॉटम वाला लेफ्ट है जिसमें दोनों लो लो है, एक्स एक्सिस वाला भी लो है, वाई एक्सिस वाला भी लो है। तो लो होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट भी है, यानी CD4 प्रेजेंट भी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन सेल्स में CD4 एब्सेंट है। यहां लो का मतलब एब्सेंट भी हो सकता है। अब यहां देखो कि लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा, लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल्स है जिनमें CD45 सबसे ज्यादा है। मोनोसाइट्स में भी बहुत CD45 है, ग्रेनुलोसाइट में काफी CD45 है, बट लिम्फोसाइट से तो कम है। हर डॉट का मतलब एक सेल है, तो हर सेल कहां आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। सवाल आएंगे मैं थोड़ा बेटर समझा दूंगा। देखो जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है वो CD45 के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, CD45 है वो ल्यूकोसाइट का एक कॉमन एंटीजन होता है, ल्यूकोसाइट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है।
राइट में जाएंगे तो CD45 ज्यादा होगा, लेफ्ट में आएंगे तो कम होगा। लेफ्ट में आएंगे तो लोअर भी हो सकता है और नो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो मैंने बताया ना। अब जैसे मैच्योर ल्यूकोसाइट है, हाई CD45 होता है। इमेच्योर या ब्लास्ट सेल होती है उनमें लो होता है। आरबीसी या प्लाज्मा सेल होती है उनमें तो और ही कम होता है। वैसे ही वाई एक्सिस पे साइड स्कैटर ले रखा है। CD45 कौन सी जो सेल्स है उनमें ज्यादा साइड में निकलेगी लाइट, जिसमें अंदर ग्रेनुल ज्यादा होंगे उससे निकलेगी लाइट। तो ये ग्राफ रीड करने का है। अब देखो ऐसे ही ये एक और ग्राफ आया। जब कभी भी आप फॉरवर्ड और साइड स्कैटर के बीच में ग्राफ बनाओगे, यानी कि सेल के ऊपर जब हमने लेजर लाइट डाली तो फॉरवर्ड कितनी गई और साइड में कितनी गई, जब इनका ग्राफ बनाओगे तो लिम्फोसाइट यहीं पे आएगी, चाहे कितनी बार भी ग्राफ बने। मोनोसाइट यहां से आएगी और न्यूट्रोफिल्स है वो यहां से आएगी। ये चीज का ध्यान रखना। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं कि भाई ये कुछ और भी आ सकता है क्या। यदि इन 3 सेल का लोगे और फॉरवर्ड का कंपैरिजन साइड से करोगे तो यही ग्राफ मिलेगा हर बार। तो आपको कई बार प्लॉट में याद भी रखना पड़ सकता है कि लिम्फोसाइट यहाँ सीक आती है। जैसे रामाचंद्रन प्लॉट में याद नहीं रखते क्या कि जो अल्फा हेलिक्स है वो इधर आएगा, बीटा हेलिक्स है वो इधर आएगा, वो जो पैरेलल शीट है वो इधर आएगी। तो उसके हिसाब से देखो थोड़ा ये रटना भी पड़ सकता है। फिर कह रहा हूं एक बार सवाल आने दो, मैं आपको 100% समझा दूंगा बहुत इजी वे में। यहां पे देखो लाइव डेड सेल का साइड स्कैटर से लिया है। यदि कोई लाइव सेल है तो साइड में कितनी लाइट जाएगी और डेड सेल है उसमें कितनी जाएगी। तो देखो जो सेल्स लाइव सेल्स हैं वो इस प्लॉट के अंदर आती है और जो डेड सेल्स है वो आगे वाले प्लॉट के अंदर आती है। जैसे जैसे डेड सेल्स का नंबर बढ़ेगा ये साइड स्कैटर है वो और ज्यादा भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट देखो सेल प्रोलिफरेशन। हम सेल का प्रोलिफरेशन कैसे चेक करें, यानी कि सेल है वो कौन सी स्टेज के अंदर है वो चेक करना है। तो मैं आपको समझा भी दूंगा, थोड़ा समझ लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो साइटोमेट्री स्टैंडिंग फॉर इंट्रासेलुलर प्रोलिफरेशन मार्कर KI67, ये एक इंट्रासेल्यूलर मार्कर होता है जिसका नाम है KI67। इसकी एक खास बात है, इसकी खास बात यह है कि KI67 एंटीजन है वो तभी एक्सपोज होता है जब सेल इंटरफेज में होती है। इंटरफेज का मतलब G1S G2। जब सेल इस स्टेज में होती है तो KI67 तभी सेल के अंदर दिखाई देता है। तो यदि हमने KI67 के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाई और वो एंटीबॉडी जाके सेल में चिपक गई अंदर, तो इसका मतलब 100% ये जो सेल है वो सेल डिवीजन में जाने वाली है। इसका मतलब जो KI67 वाली सेल्स है वो प्रोलिफरेटिंग सेल्स है। क्यों? क्योंकि ये तभी आता है जब सेल G1S या G2 में होती है, और जो सेल G1 में है वो 100% सेल साइकिल में जाएगी। तो ये एक मार्कर का नाम याद रखना आप, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल का एनालिसिस कैसे करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं एक बार मेरी बात पे ध्यान देना। अगर मैं यूजुअली बात करूं तो जो जीवन फेज होती है वो 11 घंटे की होती है, 12 आवर्स की होती है। और इस फेज के अंदर जो डीएनए होता है वो 2N होता है, ठीक है। अगर मैं एस फेज की बात करूं तो एस फेज है वो लगभग 8 घंटे की होती है, 8 घंटे की। और इस फेज के अंदर एक्चुअली जो कंटेंट है वो 2N से 4N हो रहा होता है, हो रहा होता है। और जो G2 फेज होती है वो लगभग 4 घंटे की होती है। इसके अंदर डीएनए कंटेंट 4N हो चुका होता है। और जो एम फेज होती है वो आपकी कितनी बच गई, 24 घंटे के हिसाब से बात करें तो अपन 11, 19, 19 और 4, 23, 1 घंटे की होती है।
और इसके अंदर भी डीएनए कंटेंट 4n होता है। चीज समझ में आई? अब आपको एक सिंपल चीज समझनी है। हमें क्या करना है, हमें एक डाई लेनी है जो डीएनए के साथ जुड़ सके। उस डाई का नाम है प्रोपीडियम आयोडाइड। इस डाई का नाम है पीआई, प्रोपीडियम आयोडाइड। ये डीएनए से जुड़ती है। अब आप सोच के देखो कि जीवन फेज में 2n डीएनए है, इसलिए ये डाई 2n डीएनए से जुड़ेगी। एस फेज के अंदर डीएनए 2n से ज्यादा है, तो डाई है वो ज्यादा डीएनए से जुड़ेगी। G2 और S फेज के अंदर 4n डीएनए है, मतलब जीवन की तुलना में डबल, तो ये डाई भी डबल जुड़ेगी। अब जितने कॉन्सेंट्रेशन में डाई जुड़ेगी डीएनए से, उतने ही ज्यादा ये फ्लूरोसेंस देगी। चीज समझ में आई? तो यहां एक ग्राफ बना हुआ है, एक बार आप सिंपल सा देखो। या तो आपको बोला जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रोपीडियम, यहां पे लो इंटेंसिटी है प्रोपीडियम की, यहां हाई इंटेंसिटी है। प्रोपीडियम यदि ना भी दे तो आपको बोल सकते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल। डीएनए का अमाउंट उतना होगा जितनी डाई जुड़ी है, क्योंकि डाई जो, अब जैसे सपोज करो एक डीएनए से एक मॉलिक्यूल जुड़ता है डाई का, तो 46 डीएनए से 46 जुड़ेंगे। वही डीएनए जब एस फेज में जाएंगे तो जो छोटा डीएनए होगा उसका रेप्लिकेशन पहले कंप्लीट हो चुका होगा, उससे बड़े का उसके बाद हो चुका होगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारे के सारे डीएनए का एक साथ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए, तब तो अचानक से 4n आ जाएगा, 2n से 4n। धीरे धीरे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है, तो एस फेज के दौरान जैसे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता जाएगा, नंबर ऑफ डीएनए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डाई की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाँ, जब सेल G2 में है, M में है, माइटोसिस में है, तब डाई तब जो डीएनए वो डबल हो चुका, तो डाई का अमाउंट भी डबल हो जाएगा, जुड़ेगी ना डाई से। सो आपको चाहे डाई के हिसाब से बात करें या डीएनए कंटेंट के हिसाब से बात करें, बात एक ही है। अब देखना, G0 फेज और G1 फेज के अंदर डाई है वो डीएनए कम है, मतलब 2n है, तो डाई भी कम होगी। इसलिए ये ग्राफ जो आता है, ये पीक आती है, ये पीक G1 की आती है या G0 की आती है। उसके बाद में डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा एस फेज के अंदर, तो एस फेज वाली पीक है वो यहां आती है आगे। और G2 और M में तो सबसे ज्यादा डीएनए होगा, डबल डीएनए होगा, तो डाई की कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी, तो ये और राइट साइड में आएगी। एक्स एक्सिस तो समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो भी मैं क्लियर करता हूं। देखो, यहां एक तरफ ले रखा है सेल काउंट या सेल नंबर। मान लो कि 100 सेल्स है, ये जो पीक है वो 100 सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखो कि 100 सेल है वो जीवन फेज में है, 100 सेल है वो जीवन फेज के अंदर है, और जब एस फेज आई तो सेल का नंबर कम हो गया, यानी कि 100 में से कोई 10 सेल है वही जीवन के अंदर जा पाई, एस फेज में जा पाई। लेकिन आप आगे देखो, G2 और M फेज के अंदर वापस से पीक ऊपर आ गई। मान लो कि 20 सेल्स है, जैसे 100 सेल्स है वो जीवन फेज में है, और 10 सेल्स है वो एस फेज में है, और 20 सेल्स है वो G2M फेज में। ये ग्राफ ऐसा कैसे आया भाई? कायदे से ऐसे होना चाहिए ना कि 100 सेल जीवन में है तो 100 की 100 सेल एस फेज में जाएगी, और वही 100 की 100 सेल G2M फेज में जाएगी। तो या तो ये ग्राफ बराबर आना चाहिए था, या ये कम 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 होना चाहिए भाई। 100 में से 10 फेज है वो एस में जा पाई, 10 में से 7 सेल है वो और आगे जा पाई। ये ग्राफ एस में कम आके G2 में कैसे बढ़ा? तो इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है, जो पहले मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, बाद में समझ में आया। अभी नहीं, जब मैं स्टूडेंट था तब, अब तो आ गया मेरे को। लॉजिक क्या है? जीवन फेज के अंदर जो 100 सेल्स है, उन 100 ने एक साथ जीवन फेज स्टार्ट नहीं करी थी।
अगर सारी के सारी 100 सेल एक साथ जीवन फेज स्टार्ट करती तो 100% सबकी एक साथ जीवन फेज खत्म होती, तो 100% वो सारी की सारी एस में चली जाती। यहां पे जो जीवन फेज है, जो जीवन फेज में जो 100 सेल्स है, आप देखो जीवन फेज है वो 11 घंटे की है, तो कोई सेल तो अपने 10वें घंटे पे है, कोई सेल अपने 11वें घंटे पे है, कोई सेल ने अभी अभी जीवन फेज स्टार्ट करी है तो वो अपने पहले घंटे में चल रही है। अब चूंकि इन सारी सेल के अंदर डीएनए का कंटेंट तो 2n है, जिस सेल ने जस्ट अभी अभी जीवन फेज में एंट्री मारी है उसमें भी 2n है, और जो सेल 10.5 घंटे पे है उसमें भी 2n ही है। तो इस वजह से सारी की सारी सेल्स हैं, वो सारी सेल का डीएनए अमाउंट सेम है, इसलिए वो एक ही पीक पर है। अब आपको समझ में आ गया कि वो सेल्स जो अपने 11वें घंटे के पास में है वही तो एस फेज में जाएगी, इसलिए एस फेज वालों का नंबर कम हो गया। अब एस के बाद में जो नेक्स्ट फेज है वो लास्ट फेज है, तो उसमें जाके सेल वापस इकट्ठा होना चालू होगी, इसलिए वहां वापस से नंबर बढ़ गया जीवन सॉरी G2 और एम फेज के अंदर। ये जो ग्राफ बना है वो डीएनए कंटेंट के आधार पे है, ना कि वैसे सेल नंबर के आधार पे। तो ये एक कंफ्यूजन रहता है, आप मत होना। अब जैसे दूसरा देखो, एक डाई है जिसका नाम है कार्बोक्सी फ्लोरोसिन सक्सिनेमाइड ईस्टर डाई। इस डाई की एक खास बात है। क्या खास बात है? ये बाइंड करती है प्रोटीन के फ्री एमिनो ग्रुप्स के ऊपर, प्रेजेंट ऑन इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल, सेल के अंदर। जैसे सपोज करो ये सेल है, और इस सेल के अंदर मान लीजिए, सपोज एक बार ये 50 प्रोटीन्स है, 50 प्रोटीन्स है, सपोज एक बार 50 प्रोटीन्स। अब ये जो 50 प्रोटीन्स है इसका मतलब इनके पास में 50 फ्री एमिनो ग्रुप है, 50 फ्री एमिनो ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक प्रोटीन से जब एक डाई बाइंड करेगी तो टोटल 50 डाई बाइंड हो जाएगी, 50 CFSE बाइंड हो जाएगी। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो सेल के डिवाइड करने से दो डॉटर सेल्स बनेगी, और दो डॉटर सेल्स बनेगी तो उससे क्या होगा, 50 प्रोटीन इधर आएंगे, 25 प्रोटीन इधर आएंगे, 25 प्रोटीन इधर आएंगे। हालांकि एग्जैक्ट प्रोटीन्स का बंटवारा इतना भी एग्जैक्ट नहीं होता, बट हम थ्योरेटिकली तो ये बोल सकते हैं ना कि जब ये सेल डिवाइड करेगी तो अपना 50% कंटेंट एक डॉटर सेल को देगी, 50% एक को देगी। तो 25 CFSC के मॉलिक्यूल एक सेल में आएंगे, 25 CFSC के मॉलिक्यूल एक सेल में आएंगे। इससे क्या होगा, इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डाई है यहां पर मान लो 100% फ्लोरोसेंस है, 100% फ्लोरोसेंस है। तो जितना फ्लोरोसेंस एक जनरेशन पीछे है, अब 50% फ्लोरोसेंस बचेगा हर सेल में। जब ये दोनों सेल्स वापस डिवाइड करेगी तो वापस अपना अपना 50-50% कंटेंट आगे दे देगी, तो इसका मतलब ये फ्लोरोसेंस और गिर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे है। तो देखो, इस डाई का डाइल्यूशन होता जाएगा हर डिवीजन के ऊपर, और हम इस डाई की मदद से 8 जनरेशन तक सेल डिवीजन को फॉलो कर सकते हैं। 8 जनरेशन के बाद में देखो थोड़ा और गड़बड़ हो जाता है मामला, इसलिए नहीं कर सकते। तो एक तरफ इंटेंसिटी ऑफ डाई है, दूसरी तरफ सेल काउंट है, और इंटेंसिटी ऑफ डाई जो है वो पहले तो 4 थी, फिर 3 हो गई,
फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर नन, 0। ये ऐसे मत सोचना कि इस एक्स एक्सिस पे अपन इधर जाएंगे तो हाई इंटेंसिटी मिलेगी। ये हाई इंटेंसिटी नहीं है, ग्राफ में ऊपर लिखा है नन, यानी कि यहां पर जो सेल्स पहुंचेगी उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है।